हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथकुलम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जैसा कि आपने वोट किया था। क्या करने वाले इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले, उसके बाद 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो लिस्ट तैयार की है मैंने आपके लिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फाइनली जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, ताकि वो मिस्टेक आप दोबारा ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रियल नंबर? यू नो वेरी वेल कि रियल नंबर जो होता है कम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। क्लास 9 में रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। हम चलेंगे अपने चैप्टर के अंदर, और चैप्टर के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि अगर कोई भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपके पास एक नंबर है 36। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आपको ये जो फैक्टराइजेशन मिला ये यूनिक फैक्टराइजेशन है, चाहे हम करें चाहे हमारे दादाजी करें, आप करें आपके दादाजी करें, नंबर यही आएगा फैक्टराइजेशन करके। मीन्स आपका 2 और 3 फैक्टराइजेशन में आएगा, और 2 2 बार आएगा और 3 2 बार आएगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन नंबर यही रहेंगे। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होगा इसका? तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने में इसका यूज़ करेंगे, और फाइनली जो इरेशनल नंबर का प्रूफ होता है वहाँ इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही लिया गया है। इसमें है कि अगर p एक नंबर है जो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी। अगर p डिवाइड करता है किसी नंबर a स्क्वायर को तो p ऑल्सो डिवाइड a, p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आप मैथमेटिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसका यूज जो है जनरली हम लोग जहाँ भी इरेशनैलिटी प्रूफ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग जैसे √2, √3, √5 के जब रेशनल प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ रियल नंबर। कैसे निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम? देखो, किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालने का मीनिंग है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना। अगर हमारे पास 2 गिवन नंबर हैं या 2 से अधिक नंबर है, अगर मैं बात करता हूँ उनका एचसीएफ निकाले, इसका मतलब मैं आपको एक ऐसे नंबर ढूंढने की बात कर रहा हूँ जो बड़ा से बड़ा नंबर हो और इन दोनों को डिवाइड कर दे। और इससे छोटे नंबर मिल सकते हैं, 6 से छोटे 3 जो 12 और 18 को डिवाइड करे, लेकिन हमें बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है तो वो नंबर 6 है। 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक उसी तरह से अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो नंबर जो दोनों नंबर का, गिवन नंबर का, लिस्ट ऑफ नंबर का मल्टीपल हो, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए। इसे 12 और 18 का सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन दोनों में होगा वो 36 होगा। बड़े बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल होंगे, लेकिन 36 सबसे छोटा नंबर है, इसलिए 36 एलसीएम है। ठीक है, कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इसको देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 12 का, और पावर के फॉर्म एक्सप्रेस करने पर हमारे पास ये आ गया। 18 का हमने किया तो फैक्टराइज करने पर ये आया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आया उसको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने पर हमें ये मिल गया। हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे जो मिनिमम पावर वाला होता है नंबर उसको लेना होता है एचसीएफ में। जैसे 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 लिया हमने। 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है तो 2 पावर 1 लिया हमने। दोनों का प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सेम फैक्टराइजेशन करेंगे वैसे ही, और जो मैक्सिमम पावर होता है दोनों में से उसको लेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 रेज टू पावर 2 और 1 में से 2 रेज पावर 2 लिया है, यहाँ पे 3 पावर 2 लिया है, मल्टीप्लाई करने पे 36 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का ये तरीका हुआ। हम लोग जब अभी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा, यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही ले लिया है आपको समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल क्या है, एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आता है, मतलब जिन दोनों का आपने एचसीएफ निकाला था। जैसे अभी हमने 12 और 18 का एचसीएफ क्या निकाला था? 6 निकाला था, और एलसीएम 36 निकाला था। मल्टीप्लाई करने पर 216 आ रहा है, और उन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर भी 216 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए भी आता है, और कई बार क्वेश्चंस में एचसीएफ गिवन होता है, एलसीएम निकालने के लिए आता है, एलसीएम गिवन होता है, एचसीएफ निकालने के लिए आता है। यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला। कैसे निकाला? तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर को ऊपर रखा, एचसीएफ से डिवाइड किया तो हमें एलसीएम मिल गया। सेम वे में अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कहाँ पर एचसीएफ का यूज़ करेंगे, कहाँ पर एलसीएम का यूज़ करेंगे, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं। इन वर्ड्स को आप अगर टारगेट करेंगे तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैक्सिमम, लार्जेस्ट, सेम हाइट, सेम साइज ऐसा दिखेगा आप समझ लो वहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। और जहाँ पे भी मिनिमम, स्मॉलेस्ट, टुगेदर, अगेन, साइमल्टेनियसली ऐसा वर्ड दिखेगा आपको समझ लो एलसीएम निकालना है। वर्ड पे टारगेटेड है पूरा पूरा, मतलब आपका जहाँ मैक्सिमम का सेंस आ रहा है वहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है, जो मिनिमम का सेंस आ रहा है वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसको पढ़ते हैं ध्यान से। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप क्लास लाइब्रेरी। देयर आर 2 sections A and section B of grade 10th। देयर आर 32 students in section A and 36 students in section B। 3 फ्रेंड्स हैं और उनको लाइब्रेरी सेटअप के लिए दिया गया है। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 32 सेक्शन ए में है और 36 सेक्शन बी में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो क्या करना होगा, मिनिमम जैसे ही देखा आपको पता चल गया क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो फटाफट एलसीएम निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 32, फैक्टराइज करेंगे तो 2⁵5 आएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे 36, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 2⁵2 इंटू 3⁵2। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है उसको लेना पड़ता है। तो 2⁵2 और 5 में से 2⁵5 लोगे और 3⁵2 लोगे, क्योंकि 3⁵2 यहाँ पर क्या है 0 है, ऐसा मान सकते हैं, कुछ नहीं है। तो कितना आपका आ गया, देखो ये आ गया आपका 32 मल्टीप्लाइड बाई 9 और ये आता है 288। तो आपका ये सी पार्ट है, निकल चुका है। नेक्स्ट है आपका जो आपको गोल्डन में पढ़ाया था कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है ना। क्या निकालना है यहाँ पे, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम, यही होगा ना। नंबर का प्रोडक्ट ले लिया यहाँ पे 32 ले लिया और 36 ले लिया और एलसीएम कितना आया था 288 ले लिया, 4 आ गया। तो आपका 4 ये रिजल्ट हो गया इसका। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो 36 को हमने कर रखा है, तो कौन सा आंसर है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्या है, आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर तो सेल्फ से जो डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर कौन होता है, वैसे नंबर जिन 2 और मोर फैक्टर्स होते हैं। आपको दिखाना है कि इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो आप इस पूरे टर्म में और यहाँ से यहाँ तक में और इसमें 15 कॉमन दिख रहा है आपको, 15 आपने कॉमन ले लिया ताकि इसको सिंप्लीफाई आसानी से कर सको। अब बचेगा कितना यहाँ पे, देखो 77 इंटू 13 बचेगा, 77 इंटू 13 और प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि 15 को अगर फैक्टराइज करें 3 इंटू 5 आता है और एक नंबर और आएगा यहाँ पर जो भी यहाँ पे सॉल्व करके आएगा, और भी फैक्टराइज हो सकता है आगे चल के, उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन हमें सिर्फ देखना है कि क्या 2 या 2 से अधिक फैक्टर है, तो 2 तो हमें यही दिख रहा है, इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है p a बी स्क्वायर और q है a स्क्वायर बी, और आपको इसका एलसीएम निकालना है पी क्यू का। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं बताओ, जो भी गिवन नंबर होता है उसमें मैक्सिमम पावर वाले को एलसीएम में लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर देखो a पावर 1 है, यहाँ a का स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर और b⁻⁴ है तो b स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और आपका आंसर हो गया सेकंड बी यहाँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड k बी अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ p डिवाइड k स्क्वायर विच ऑफ दिस इज डेफिनेटली डिविजिबल बाई p। तो आपने पढ़ा है ना, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, पढ़ा था ना। तो यहाँ पे p डिवाइड k स्क्वायर तो p डिवाइड k तो होगा ही होगा। ठीक है, तो k को तो डिवाइड करेगा और k का जो भी मल्टीपल होगा, k में मल्टीप्लाई करके आया है तो ये भी डिविजिबल होगा, ये भी k में k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आया है मतलब ये भी डिविजिबल होगा, क्योंकि फैक्टर तो इसमें अवेलेबल होगा ही होगा। लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर ये फ्रैक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 12⁻n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बताना है कि 12⁻n जो है वो 0 और 5 के साथ एंड नहीं करेगा। बहुत ही शॉर्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो 1 से 2 नंबर में आता है क्वेश्चन ये। तो 12⁻n को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 12⁻n का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये कितना होगा बताइए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3 आएगा ⁻n, और इसको लिख सकते हैं 2⁻2 इंटू 3 और ⁻n, और यहाँ से लिख सकते हैं 2⁻2n और 3⁻n। यहाँ क्या देखते हैं कि 12 में 5 फैक्टर नहीं है, और आपको पता है कि क्या चाहिए, 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों रहेगा तभी तो 0 आएगा, 2 5 या 10 है कि नहीं। फॉर एंड विद 0 वी रिक्वायर्ड बोथ 2 and 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, बट 12 हैज़ 2 and 3 ओनली एज अ फैक्टर एंड नॉट 5। सो 12⁻n ऑल्सो हैज़ 2 and 3 एज अ फैक्टर। ये बोल सकते हैं क्योंकि 12 का फैक्टर 2 3 है तो इसका भी वही होगा। क्यों बोलेंगे ये, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बोल सकते हैं। यही बोलता है ना कि जो फैक्टर होते हैं वही प्राइम फैक्टर्स ऑलवेज अवेलेबल होंगे, चाहे पावर कुछ भी लगा दो। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर 12⁻n नेवर एंड्स विद 0। और 5 के लिए भी हम यही बात बोल सकते हैं, साथ में पूरा यही चीज़ सेम लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि √3 + √5 इरेशनल है। इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रारी मेथड यूज करते हैं, इसको ठीक अपोजिट सपोज करेंगे। लेट √3 + √5 इज रेशनल, यही करते हैं ना आप लोग, रेशनल मान लिया। तो अगर ये रेशनल होगा तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + √5 इज एक्सप्रेस्ड एज p/q। ये भी हमने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करिए। √3 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर
प्लस 2√3 इंटू √5, हमने एक स्टेप खा लिया, यहाँ पे स्क्वायरिंग करी है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर तो क्या होता है आपका 3 हो जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2√15 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 प्लस 2√5, कोई डाउट नहीं होगा, इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। √5 की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को यहाँ से हटाएंगे, इधर भी -8 हो गया, और फिर 2 को हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन में नीचे आएगा, अपॉन में तो 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे मिला आप उसको ध्यान से देखिए। व्हाट वी सी दैट हियर, हम क्या देखते हैं इस इक्वेशन में, √5 इज इर्रेशनल एंड 1/2 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 8 इज रेशनल, और बोथ आर इक्वल, यहाँ दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो ये कॉन्ट्रारी को जो हमने सपोज कर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कि भाई दिस इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स द इर्रेशनैलिटी ऑफ √15। फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, या एजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। क्या बोलेंगे यहाँ पर कि √3 प्लस √5 इज इर्रेशनल नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि बीटा एंड डेल्टा आर पॉजिटिव इंटीजर्स, HCF ऑफ बीटा एंड 630 इज 200। यहाँ दिया उसको लिखते चले साथ में, क्या दिया हुआ है, बीटा एंड 630, ये दो नंबर हैं, इनका HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 630, और फिर HCF ऑफ डेल्टा एंड 110 इज ऑल्सो गिवन एज 55। यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ डेल्टा 630 एंड 110, इसका आपको HCF निकालना है। यहाँ पर बीटा और 630 का HCF कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 210। ठीक है, तो दोनों का जो HCF होगा, इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर के रूप में होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के फॉर्म में होगा। इसका मतलब हम बीटा को लिख सकते हैं क्या, ऐसा बीटा को लिख सकते हैं 210x। सिमिलर वे में 55 इज द HCF ऑफ बोथ नंबर, सो 55 से डिविजिबल है और डेल्टा डिविजिबल होगा, यानी डेल्टा जो होगा वो भी हमारा 55 ऑफ y के इक्वल मान सकते हैं ऐसा। हमें दोनों नंबर मिल चुके हैं, अब हम HCF निकालने जा रहे हैं, तो फैक्टराइज करेंगे सबको। सबसे पहले हम लोग बीटा और डेल्टा को फैक्टराइज करते हैं। बीटा हमारा है 210, इसको फैक्टराइज करें 210 को तो कितना आएगा, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू x। फिर करते हैं डेल्टा का फैक्टराइजेशन, कितना आएगा 5 इंटू 11 इंटू y। फिर करते हैं हम लोग 630 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और फिर करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन 110 का 2 इंटू 5 इंटू 11। तो HCF क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या है, 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 है। इसमें 3 नहीं है, 3 सब में, बाकी इसमें 3 नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास क्या मिला, फैक्टर 5, HCF इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर मैंने पहले से फिगर बना दिया है, आपको समझने में आसानी होगी क्वेश्चन को समझने के लिए, ध्यान से देखना। ग्रो मोर प्लांटेशन हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स ऑफ सेम विड्थ बट डिफरेंट लेंथ्स। विड्थ सेम है, इसको हम विड्थ बोल रहे हैं, ये हमारा ब्रेथ है, ये हमारा लेंथ, ठीक है, ये वाली विड्थ है। तो विड्थ क्या है, सेम है, लेकिन जो लेंथ है ये वाली, ये अलग अलग है। दे रिक्वायर्ड टू प्लांट 84 ट्री इन द स्मॉलर फील्ड, इसमें 84 ट्री डाल रहे हैं, एंड 231 ट्री इन द लार्जर फील्ड, 231 इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन बोथ फील्ड द ट्री विल बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ रो। ट्री को जब प्लांट कर रहे हैं तो दोनों फील्ड के अंदर रोज के नंबर सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ रोज, मतलब ऐसे जो लगाएंगे कितने रोज बन रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं रोज है, तो कितने रोज बनेंगे, यहाँ पे 4 बनाए, यहाँ पे 4 बनाए, तो रोज इस तरह से जैसे 4 दोनों में, सेम रोज चाहिए, कितने रो बनेंगे वो अब आगे आएगा समझ। और फिर क्या बोल रहे हैं, बट इन द डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम डिफरेंट हो सकता है, आप रोज सेम होगा तो कॉलम डिफरेंट होना स्वाभाविक है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्री अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर, व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ रो दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट, जैसे जो अरेंजमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा कितने नंबर ऑफ रोज हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे सेम क्या है, सेम है हमारा रोज, कॉलम डिफरेंट है, तो सेम नंबर मतलब क्या कि वो जो रोज है वो रोज इसमें है और इसमें, दोनों में कॉमन फैक्टर में होगा क्योंकि वो सेम है। नंबर ऑफ ट्री कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ट्री अगर निकालें तो कैसे निकलेगा बताइए, नंबर ऑफ ट्री जो होगा वो रोज इनटू कॉलम के इक्वल तो होगा ना, तो रोज जो है वो दोनों में सेम है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो चाहिए वो हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ रो चाहिए, तो जब डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, HCF होता है। जो गिवन यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्री फॉर स्मॉलर फील्ड 84, नंबर ऑफ ट्री फॉर लार्जर फील्ड 231, नंबर ऑफ रोज को इक्वल करना है, और हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रो क्या होंगे। तो जो हाईएस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होगा, HCF ऑफ 84 एंड 231 इनके HCF के इक्वल होगा। बताया ना क्यों होगा, क्योंकि जो रोज है वो, जो हमारा नंबर ऑफ ट्री बना है वो रो और कॉलम के मल्टीप्लाई से बना है, यानी रो इन दोनों को डिवाइड करेगा, रो सेम है
जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर साफ में बोल दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ रो, मतलब हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो वो कैसे निकलता है, एचसीएफ निकलता है। तो एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। देखो 84 का फैक्टरेशन कितना होगा, और फैक्टरेशन ऑफ 231 करें 3 इंटू 7 इंटू 11, तो 3 और 7 ये दो कॉमन फैक्टर हो गए। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 21 के इक्वल। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रो कितना हो गया, 21 हो गया। अब आपको निकालना है इफ द ट्री आर प्लांटेड इन द नंबर ऑफ रोज ऑब्टेन इन द पार्ट 1, हाउ मेनी कॉलम्स इन ईच फील्ड, कितने कॉलम होंगे। कॉलम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रो से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्री को। तो पहले वाले में कितने कॉलम आएंगे, फर्स्ट जो स्मॉलर फील्ड है उसके अंदर कितने होंगे, तो आप देखेंगे 84 डिवाइड बाई 21, 4 कॉलम। और सेकंड फील्ड के अंदर अगर हम बात करें जो हमारा लार्जर फील्ड है, तो आपका टोटल 231 है और डिवाइड बाई 21 करेंगे तो ये कितना आएगा 11, तो 11 कॉलम होंगे। इसमें 4 कॉलम होंगे, इसमें 11 कॉलम होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप अप टुगेदर एंड देयर स्टेप्स आर मेजर 40 सेंटीमीटर एंड 42-45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक सो इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। क्वेश्चन समझाता हूँ कि भाई 3 पर्सन है, एक का स्टेप्स है ये 40 का, एक का 42 का है और एक 45 का लंबा स्टेप्स है, कोई लंबा कोई छोटा पर्सन है, ठीक ना। तो अब ये चल रहा है, तो सपोज करो ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 स्टेप्स में, सपोज करो ये वहाँ पे पहुँचने में 4 स्टेप ले रहा है, और ये जो है सपोज करो कितने स्टेप ले रहा है, 5 स्टेप ले रहा है यहाँ तक पहुँचने में। तो डिस्टेंस तो दोनों का तीनों का सेम है ना, तो आपको वो डिस्टेंस ढूंढना है कि जब इनके कंप्लीट स्टेप में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये निकालना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे एक वर्ड भी लिख रहा है मिनिमम। आपको बताया था जैसे कि जैसे मिनिमम स्मॉलेस्ट दिखता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। या ऐसे समझिए कि हमें इसमें मल्टीपल ढूंढना है इन नंबर्स का, जहाँ पे सारे मतलब ये डिस्टेंस जो होगा ये इन तीनों से डिविजिबल होगा। ये डिस्टेंस है ये इन तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। हमें इसका कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं साइज ऑफ स्टेप, और फर्स्ट पर्सन कितना है, फर्स्ट का हमारा है, फर्स्ट पर्सन का साइज ऑफ स्टेप है 42, सेकंड का कितना है, सेकंड पर्सन का हमारा है, नहीं फर्स्ट का 40 है, सेकंड का 42 है एंड थर्ड पर्सन का कितना है, तो 45 है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ नंबर 40, 45, 42 एंड 45। सॉल्व कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रूव दैट रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे, वही सेम मेथड है, कॉन्ट्ररी मेथड। हम क्या सपोज करते हैं यहाँ पर कि रूट 7 इज रेशनल, तो रूट 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 7 इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं ऐसा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ऐसा हमने लेट कर लिया, हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 7 क्यू स्क्वायर आएगा। इट्स इम्प्लाइज दैट कि 7 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, 7 डिवाइड पी स्क्वायर। तो इट्स ऑल्सो इम्प्लाइज दैट 7 डिवाइड पी, आपने पढ़ा है ना। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था थ्योरम, हम p को 7k मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि p का एक फैक्टर 7 हो गया, क्योंकि 7 p को डिवाइड कर रहा है। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में इसको माने अगर तो पुट करेंगे इसमें तो कितना आएगा, देखो 7k स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर, और यहाँ से 49k स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर आ गया। यहाँ से 7 से ये चला गया 7 और q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7k स्क्वायर। इट्स इम्प्लाइज दैट जैसे यहाँ बताया था ठीक वैसे ही कि 7 डिवाइड q स्क्वायर, 7q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 7q को भी डिवाइड करेगा, 7 ऑल्सो डिवाइड q बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगर इसको हम इस पार्ट को हमने a माना और इस पार्ट को हमने b माना, फ्रॉम a एंड b वी सी दैट 7 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। अभी जो फैक्टर है ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन दैट p एंड q वर को प्राइम। ये दोनों क्या थे, को प्राइम थे, p और q। इसमें कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए था इसमें, देयरफॉर क्या लिखेंगे, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, रूट 7 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 कि इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स के बुक हैं, उसके नंबर गिवन है। इंग्लिश बुक कितने हैं, 96 है, हिंदी बुक 240 है और ये 336 है। उनको करना क्या है, हैव टू स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर ऑफ स्टोर टॉपिक वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। स्टैक की जो हाइट है वो सेम रखनी है। जो स्टैक्स बनाना है बुक्स के, उसमें अगर इक्वल नंबर ऑफ बुक्स स्टैक्स में होंगे सब में, तो इसका मतलब सबकी हाइट अपने आप सेम हो जाएगी। आपको करना क्या होगा कि जो 3 बुक्स हैं डिफरेंट, उनको टॉपिक वाइज मतलब बुक वाइज अरेंज करना है। हाइट जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ बुक होनी चाहिए आपके इसमें स्टैक्स के अंदर। तो सेम नंबर ऑफ बुक स्टैक्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब हमें वो नंबर सर्च करना है जो इन बुक्स के नंबर्स को डिवाइड करे। कौन कौन से बुक्स के नंबर को, जो आपकी इंग्लिश बुक है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, नंबर ऑफ हिंदी बुक, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक। हमें वो नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। साथ में हम स्टैक्स को, जब बुक्स को अरेंज कर रहे होंगे स्टैक्स में, तो हमें स्टैक्स की जो हाइट है वो मैक्सिमम रखनी है। इसका मतलब इस स्टैक्स में मैक्सिमम नंबर बुक चाहिए हमें, मतलब हमें एक बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन सबको डिवाइड कर दे, और वो ग्रेटेस्ट नंबर
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इनका। देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स इन इच स्टैक इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 96, 240 एंड 336। इसके एचसीएफ के इक्वल होगा। 96 को फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 240 को फैक्टराइज कीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 2 जा 16, तो 30 हो गया ना, 8 इंटू 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बाद चलते हैं 336 का फैक्टराइज करिए, तो कितना हो जाएगा। पावर के फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं इसको, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। नाउ एचसीएफ इक्वल टू 2 रेज टू पावर कितना होगा, 4 होगा और 3, ये तो कॉमन है ना सब में, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 48। मीन्स एक स्टैक में कितनी बुक्स लगेंगी, 48 बुक्स लगेंगी। तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनेंगे, एक स्टैक में तो 48 बुक आ चुका है, नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनेंगे ध्यान देना। इसमें एक स्टैक में बुक कितने हैं, तो 48 डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 2 स्टैक्स, तो इंग्लिश का तो 2 स्टैक आ गया, है कि नहीं। इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे 240 को तो आपको हिंदी बुक्स का स्टैक मिल जाएगा, और फिर 336 को डिवाइड करेंगे 48 से तो आपको मैथमेटिक्स बुक के स्टैक्स मिल जाएंगे। तो टोटल अलग अलग नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनेंगे बुक्स के, आपके ये भी निकल गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड एचसीएफ इज 30। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है, तो जो भी गिवन पेयर ऑफ नंबर्स होंगे उसमें आपका क्या होगा, 13 एज ए कॉमन फैक्टर होगा। तो क्या नंबर को हम सपोज कर सकते हैं ऐसे, लेट द नंबर्स बी 13x एंड 13y, मतलब वो नंबर x और y पे डिपेंड करेंगे। इन नंबर्स का सम कितना है, 13x प्लस 13y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना होगा, 91 के इक्वल दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 7। आपको यहाँ से दोनों नंबर्स के जो एचसीएफ कॉमन फैक्टर था, सॉरी जो दोनों नंबर्स में 13 के अलावा जो फैक्टर्स थे उसका सम मिल गया 7। आपको वो पेयर ऑफ नंबर ढूंढने हैं, ठीक है, जिनका सम तो 91 आए और एचसीएफ 13 आए। अब ऐसे पॉसिबल वैल्यूज x की क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y, अगर यहाँ x लेते हैं y लेते हैं और यहाँ पे अपने नंबर्स लेते हैं, पेयर ऑफ नंबर लेते हैं सीधा। हमने यहाँ अगर x की वैल्यू 1 ली तो y कितना होगा, 6 होगा, बिकॉज दोनों का सम 7 है। तो नंबर्स क्या क्या बनेंगे, देखो 13x था तो 13 1 जा 13 और 13 6 जा 78, इनका सम 91 आ रहा है, यहाँ चेक कर लो तो सम 91 है। अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो ये कितना होगा 5, तो 13 2 जा कितना होता है 26 और 13 5 जा कितना होता है 65। सम 91 है कि नहीं चेक करो, तो 91 है सम। तीसरा पेयर क्या बन सकता है, अगर हमने 3 लिया यहाँ पे तो ये 4 होगा, 3 के साथ में कितना होगा 39 और 4 52, सम कितना 91 है। फिर 4 लेंगे तो 3 बनेगा, मतलब सेम पेयर बनेंगे आगे चल के। हमारा पेयर ऑफ नंबर्स क्या मिले, तो 13 78 ये पहला पेयर हो गया, दूसरा 26 65 दूसरा पेयर हो गया, और तीसरा पेयर क्या मिला 39 और 50 ये थर्ड पेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 12। 2 पॉजिटिव इंटीजर उनका एचसीएफ 12 दिया हुआ है। द 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11 एंड देयर सम इज दिस, और वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। आपको नंबर्स रेशियो में गिवन है तो आप नंबर्स को सपोज कर सकते हो, लेट नंबर्स बी 7x एंड 11x सपोज कर लिया। साथ में इसमें जो फैक्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना है 12 है, हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नंबर क्या बन जाएंगे 84x एंड 11 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी 132x एंड 84x विल बी एक्चुअल नंबर, जिनका सम क्या होगा 432 होगा। लेकिन इसमें 12 इन्वॉल्व है कि नहीं हमें पता नहीं था, इसलिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसमें हमें पता चले कि दोनों का एचसीएफ 12 है। अब इन दोनों का सम कितना हो गया 432 है, हमने लिख दिया 432, सम कीजिए कितना आएगा, एंड सिंप्लाइज दैट 2 + 4 6 हो गया, 8 3 11 और 216, x इक्वल टू 432 और x की वैल्यू कितनी आ गई 432 अपॉन 216, और 2 टाइम जाएगा यहाँ से 2 आ गया, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर्स भी 84 मल्टीप्लाइड बाई 2 168 एंड सेकंड नंबर भी 132x मींस 132 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 264। 3 कॉमन मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स। सबसे पहला मिस्टेक, बिना क्वेश्चन को पढ़े सेंस किए आपने मैक्सिमम या मिनिमम देख करके आपने सीधे एचसीएफ या एलसीएम निकाल दिया। सपोज करो एक डिस्क है, इस डिस्क के अंदर हमें 420 काजू बर्फी और 360 बादाम बर्फी को अरेंज करना है, ताकि इस थाली के अंदर वो मिनिमम स्पेस ले, स्टैक्स में अरेंज करना है ताकि इसमें मिनिमम स्पेस ले, मतलब एक स्टेप में मैक्सिमम बर्फी रखनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई इस थाल के अंदर मिनिमम स्पेस लेना है, आपने मिनिमम स्पेस देखा, मिनिमम वर्ड देखा और यूज कर लिया, आपका आंसर रॉन्ग हो गया, जबकि आपको पता है कि मिनिमम स्पेस लेने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी स्टैक में रखना पड़ेगा। दूसरा, जब हम √7 √5 √2 इन सबको प्रूव कर रहे होते हैं, रेशनैलिटी को प्रूव कर रहे होते हैं, उस केस में जो हमारा को प्राइम वाला सेक्शन है जहां पर आपके कॉमन फैक्टर मिलते हैं और को प्राइम नंबर पे कॉमन फैक्टर मिलते हैं, तो आप वहां बोलते हैं कि एजम्पशन हमारा रॉन्ग था,
आप ये लिखना भूल जाते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, सीधा लिखते हैं कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, नहीं आपको बताना पड़ेगा। और सीधा आप ये भी नहीं लिखते कई लोग तो, और सिंपली लिखते हैं रूट 7 इज रेशनल, कि भाई ये दोनों में कौन फैक्टर आ गया इससे रेशनल लिख दिया। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा, फिर इसके बाद लिखेंगे आवर assumption वाज रॉन्ग, सो रूट 7 इज इरेशनल नंबर। थर्ड पॉइंट, अगर कभी आपके पास दो नंबर सपोज करना हो और HCF गिवन होगा, भाई HCF इज समथिंग 7 और दो नंबर का सम दिया हुआ है, उस केस में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, नंबर्स को x और y मानते हैं। नहीं, अगर HCF गिवन होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करके नंबर्स को सपोज करेंगे, तो एक नंबर 7x हो जाएगा, दूसरा 7y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 उन दोनों का कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसका सम जो गिवन है इसको सम के इक्वल कर लेंगे तो हमारा हेल्प मिल जाएगा, आगे चल के जो भी हमारा क्वेश्चन में जो भी है उसमें हेल्प मिल जाएगी। डायरेक्टली लिखेंगे तो फिर आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए और एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।